डायनेमिक और स्टैटिक। क्या है डायनेमिक और स्टैटिक? कोई बता सकता है कि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है और स्टैटिक वेब पेज क्या और होता है? स्टैटिक जो होता है HTML जावास्क्रिप्ट और CSS के थ्रू जो बनाया जाता है वो फिर स्टैटिक होता है। यार तुम लोग गजब तुम एग्जाम्पल देते हो यार। हम हमेशा कोई उससे क्यों कंपेयर कर देते हो? हम कहते हैं कि इंसान का परिभाषा, एक आदमी इंसान कैसे होता है, तो बताने लोगे कि महात्मा गांधी इंसान है इसलिए इंसान बताया जाता है। तुम एग्जाम्पल से मत न करो, मुझे समझाओ कि स्टैटिक वेब पेज बनता किससे, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये मैंने पूछा कि स्टैटिक वेब पेज किससे बनता है, डायनेमिक वेब पेज किस लैंग्वेज का यूज करके बनता है, होता क्या है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और सर डायनेमिक डायनेमिक रन टाइम में चेंज होता है, रन टाइम में बनता है, रन टाइम में चेंज होता है। और हाँ, डायनेमिक स्टैटिक पहले से डिफाइन किया हो रहता है, फिक्स होता है। यानी फिक्स कि होता है। स्टैटिक वेब पेज को आप पर डे खोलेंगे, सिंपल वही चीजें दिखाई देंगी। यस सर। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पेज, अभी वेब पेज आप ओपन किए हो और डायनेमिकली कुछ चेंजिंग हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है, तो ये हो गया डायनेमिक। स्टैटिक वो फिक्स है। आप कुछ भी, एक स्कूल का आप वेबसाइट बनाए हैं, आप रोज खोल रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हो सकता है तो डेवलपर या डिजाइनर उस चीज को कोडिंग करके चेंज कर दे रहा है, लेकिन एट द टाइम आपके देखते देखते कि मैं देख रहा हूं और चेंजिंग चीजें हो रही है, ये चीज स्टैटिक में नहीं होता है। डायनेमिक मतलब होता है एक निश्चित टाइम स्टैम्प पर, एक निश्चित टाइम फ्रेम में पेज का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पेज पर है विजिटर काउंट, कि किसी किसी पेज पर आपने देखा होगा कि कितना नंबर ऑफ विजिटर्स इस पे अभी तक, कितने नंबर ऑफ यूजर्स इस पेज को ओपन किए हैं, है ना? तो उसमें दिखाते रहता है कि 5000 आप ओपन किए तो 5001 हुआ, 5 मिनट बाद तुरंत आप ओपन किए तो 5003 हो गया। ठीक है। तो ये जो है, इसके लिए हमेशा तो कोडर डेवलपर नहीं बैठा हुआ है कि बैकग्राउंड में जाके तुरंत चेंज करते रहे, अच्छा ये आया यूजर तुरंत चेंज करो। वो तो कुछ ऐसा बनाया गया होगा फंक्शनलिटी, है ना, कि पेज को क्या कर रहा है, चेंज करते जा रहा है ना? तो ये हो गया आपको डायनेमिक नेचर। जैसे आप स्कोर देख रहे हो क्रिकेट का, कोई वेब पेज है जो क्रिकेट का स्कोर बताता है, अब वो तुरंत तुरंत आपको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहां तो प्रोग्रामर बैठ के तुरंत से नहीं चेंज किया होगा, एक वैल्यू दे दिया होगा, वैल्यू फेच कर रहा होगा और अपने आप पेज का बिहेवियर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो डायनेमिक नेचर कहने का मतलब होता है कि वेब पेज का बिहेवियर, है ना, चेंज हो रहा है। उसको चेंज करने के लिए हमको कोड सेगमेंट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक बार चेंजिंग कर दिया गया कोड में और वो आपको नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हो गया डायनेमिक। अब होता है कि बेसिकली हम लोग वेबसाइट पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें जो आप सीखते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का समझते हैं। ठीक है। अब स्टैटिक डायनेमिक समझ गए, इसके बाद टर्म्स आता है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपिंग, दो वर्ड आता है। तो अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपिंग? वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है और वेबसाइट डेवलपिंग क्या है? क्या है दोनों में, डिजाइनिंग और डेवलपिंग? डिजाइनिंग कहने का मतलब है कि किसी वेबसाइट का हम लोग इंटरफेस बना रहे हैं। ठीक है, कैसा दिखना चाहिए, क्या लुक होना चाहिए, क्या फील होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, कौन सा इमेज होना चाहिए, कौन सा इमेज ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये चीज हम लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग पार्ट में। ठीक है। और डेवलपिंग पार्ट हो गया जहां पर आप वेबसाइट को डेटाबेस ड्रिवन बनाते हो। ठीक है, जहां पर आपको तय करना होगा कि वेबसाइट से जो वैल्यू आएंगे, जो वेब पेज से यूजर वैल्यू डालेगा, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, कैसे उसको स्टोर करें, कैसे उसको रिट्रीव करना है, कैसे उसमें चेंजिंग करना है। तो ये सब पार्ट आपको आ जाएगा, डेवलपिंग में आ जाएगा। क्लियर है? तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, हाँ सर वेबसाइट डेवलपिंग को सर एक बार और बताइए। देखिए,
डिजाइनिंग तो आप समझ गए। डिजाइनिंग के लिए आपको सिंपल आप समझे कि डिजाइनिंग के लिए आप उसको लुक एंड फील देंगे, सिंपल। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए HTML का, CSS का होना चाहिए, या फिर अगर आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो फिर आपको नॉलेज फोटोशॉप का होना चाहिए। फोटोशॉप का यूज करके हम लोग अलग तरीके से लोगो ये सब डिजाइन कर सकते हैं। लोगो लाना है, लोगो कितना खूबसूरत लगे, है ना, ये डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। फोटोशॉप यूज किए, इलस्ट्रेटर यूज किए। अब यहां पर क्या है कि जैसे अगर हमको सपोज डेटाबेस से, है ना, ये तो फ्रंट एंड आपको डिजाइन इंटरफेस दिख रहा है। अब यहां से यूजर उसमें कुछ फीड कर रहा है, फीड कर रहा है तो इंटरनली जाके स्टोर होना है। तो स्टोर करने के लिए आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा ना, आपको बैकग्राउंड में टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल का क्या क्या साइज रखे, है ना। अब यूजर अगर कोई रिकॉर्ड अपना रोल नंबर डाल रहा है तो उसका डिटेल्स दिखा रहा है वेबसाइट पर, तो वो रोल नंबर डालते ही डेटाबेस से फेच होके कैसे रिकॉर्ड आएगा इंटरफेस पर, उसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे, कोड का यूज करेंगे। तो ये टर्म जो हो गया, ये सब जो दिमाग लगा रहे हैं बैकग्राउंड में, वो किसका पार्ट हो गया? डेवलपिंग का पार्ट हो गया, नॉट ए डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। डिजाइनिंग जो इंटरफेस में दिख रहा है और जो बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं वो सारा डेवलपिंग का पार्ट हो गया। ठीक है। अब इमेज स्क्रॉल कर रहा है, इमेज है 4-5, अब उसको स्क्रॉल करना है कि ऐसे इमेज एक के बाद एक आए, आते जाए 5-5 सेकंड पर, या क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आए, प्रीवियस क्लिक करें तो प्रीवियस इमेज आए। ये जो है वो किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, कि कैसे हम लोग जाके उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या कोडिंग लगाएंगे, क्या चीजों में फेरबदल करेंगे, तो वो हो गया डेवलपमेंट का पार्ट। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग का ASP.NET के थ्रू हम लोग क्या यूज करेंगे? डेवलपमेंट यूज करेंगे। ठीक है। डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, HTML यूज करते हैं। HTML का तो हर जगह यूज होगा, आपको बिना HTML के तो काम चलेगा नहीं। CSS यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फोटोशॉप की अगर नॉलेज है तो फोटोशॉप यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट के लिए। तो दो पार्ट हो सकता है। कोई डिजाइनर होता है, अच्छा डिजाइन बना देगा आपको कि ये देखिए वेबसाइट पर है, चीजें आपको अच्छा दिखेगा, फिर आपको कलर कॉम्बिनेशन, है ना, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है, ये सब ला देगा, कितना अच्छा लोगो है ना, ये सब डिजाइन लोगो फोटोशॉप से बना के और फिर लोगो को यहाँ पर ला देगा। तो फोटोशॉप को उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में कोडिंग करना, ठीक है, उसके लिए वो चीजें हो जाएंगी आपको डेवलपमेंट का पार्ट। ठीक है। तो आप बेसिक सीखते होंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब मुझे ये बताना है कि तीनों का पर्पस क्या है। HTML का पर्पस क्या है, CSS का पर्पस क्या है, और जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या है? वेब डिजाइनिंग। सर HTML का मेन पर्पस है टेक्स्ट को डिजाइन करना सर, टेक्स्ट को टेक्स्ट डिजाइन। डिजाइन। यस सर। ठीक है। CSS का? CSS का भी सर वो एक कोडिंग के थ्रू उसके सर बैक CSS का एक वेब जन डिजाइन बोल, करता। सब तो डिजाइनर बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि तीनों के बीच तीनों मिलके डिजाइन कर रहा है, तीनों मिलके काम कर रहा है। तो बारी बारी से एक जन बताओ कि HTML का क्या पर्पस है, CSS का क्या पर्पस है, और जावास्क्रिप्ट का क्या पर्पस है? HTML एक स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अच्छा, स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है? सर मतलब एक ढांचा प्रोवाइड कराता है किसी भी वेब पेज को। गुड। हाँ। CSS? ढांचा सर। CSS? लुक एंड फील्स। गुड। एंड जावास्क्रिप्ट? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है सर उसका पेज। फंक्शनलिटी को बढ़ाता है वेबसाइट को। यानी बिहेवियर चेंज करता है। यस। ये एक अच्छा जवाब हो सकता है। यानी सर कि एक तरह से HTML के थ्रू हम लोग पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर दैट मीन्स क्या होता है कि कोई भी कंटेंट अगर आपको वेब पेज बनाते समय कंटेंट लाना है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? HTML लेगा। ठीक है। हेडर आपको देना है, HTML टैग के थ्रू लाएंगे। पैराग्राफ आपको लिखना है, HTML टैग, उसका काम है कंटेंट को ला देना, है ना, कंटेंट को ला देना। इमेज है तो HTML टैग के थ्रू हम लोग इमेज को लाएंगे, ऑडियो है तो HTML टैग का यूज करेंगे, वीडियो है तो HTML टैग का यूज करेंगे। मतलब उसका काम है कंटेंट को ला देना।
ठीक है। अब उस कंटेंट कितना अट्रैक्टिव हो, क्या कलर कॉम्बिनेशन हो, उसको लुक देने के लिए, बेहतर लुक देने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, फिल देने के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS, यानी स्टाइलिंग का काम करते हैं। अब आपका हेडिंग लाए हैं, हेडिंग के पीछे क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, मल्टी कलर बैकग्राउंड कैसे देंगे, एक बॉर्डर में होना चाहिए। तो ये डिजाइन जो आप हेडिंग पर कर रहे हैं, वो डिजाइन जो HTML द्वारा लाए गए कंटेंट पर कर रहे हैं, उसका काम कौन करेगा? CSS करेगा। और जावास्क्रिप्ट आपके पेज के बिहेवियर को चेंज करता है। अब पेज के बिहेवियर को, इमेज स्क्रॉल करना है, आप जावास्क्रिप्ट में इमेज स्क्रॉल कराए होंगे, आप वेबसाइट खोलिए, जरूर इमेज स्क्रॉल करते रहता है, एक इमेज आता है, फिर इमेज आता है। तो ये तो किसका है? बिहेवियर चेंज कर रहा है कि पहला इमेज आया, फिर दूसरा इमेज आया, फिर तीसरा इमेज आया। तो ये बिहेवियर चेंज करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, जहां डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, आइटरेटिव कैपेबिलिटी हो, है ना। एरे का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, एक फंक्शन चला दिए तो उस फंक्शन का है कि बार बार उस इमेज को रिपीट करे। तो ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो आपको कौन सेट करता है? जावास्क्रिप्ट सेट करता है। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना है ना। आप कोई भी चीज वैल्यू डालें फॉर्म में वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो फॉर्म में वैल्यू को रिट्रीव करने का काम तो ना HTML करेगा ना CSS करेगा। HTML तो फॉर्म का ढांचा बना दिया, सारा बना दिया कंटेंट, क्या क्या फॉर्म में कंपोनेंट होंगे। CSS लुक एंड फील दे दिया। अब उस फॉर्म के अंदर जो डेटा फीड किया यूजर, उसको फेच करने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इन तीनों कैपेबल है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आपको क्या करने के लिए? एक वेबसाइट बनाने के लिए, पूरी तरह वेबसाइट बनाने के लिए। बस अंतर क्या है कि जावास्क्रिप्ट तो आपको एक तरह से डेवलपिंग का पार्ट है, बट वो क्लाइंट साइडेड है, वो सर्वर साइडेड नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग सर्वर साइडेड पढ़ने के लिए Node.js पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Node.js, अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाना चाहते हैं तो। नहीं तो आपके पास है, पॉपुलर है आपके PHP, ये सर्वर साइडेड के लिए यूज होता है। और फिर आपका है ASP.NET। सर आप अभी बोले बूटस्ट्रैप, क्या होता है सर? बूटस्ट्रैप भी एक तरह से वो कह लो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि उसमें एक CMS कह लो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS जानते होंगे, जैसे वर्डप्रेस CMS है। उसमें क्या है ना, उसमें बना बनाया तुमको पका पकाया चीज मिलेगा। ठीक है, बस जैसे तुम पढ़ोगे बूटस्ट्रैप, तो जैसे हमको टेबल बनाना है, कुछ इस तरह से, और इसलिए इसी तरह टेबल हम लोग बनाते हैं। अब टेबल में ना कुछ ऐसा चाहते हैं, बहुत सारा होता है, पहला रो हो वो थोड़ा ग्रे हो, दूसरा रो सिंपल, तीसरा ग्रे, चौथा सिंपल, तीसरा ग्रे, पांचवा ग्रे, छठा सिंपल, इस तरह कुछ रो हो, है ना, या हेडिंग रो बोल्ड हो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं ना कि CSS का कोड अप्लाई करते हैं कि पहला रो में आए। आप पढ़े होंगे, स्यूडो क्लासेस पढ़े होंगे CSS में, तो उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। उसमें आपको 50 तरह के वैसा मिलेगा बूटस्ट्रैप में। ये चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये टेबल के लिए ये लिख दो, .t1 लिख दो, उससे ये डिजाइन आ गया, .t2 लिख दो, उससे ये डिजाइन आ गया। यानी कि उसमें आपको इनबिल्ट पहले से डिजाइन मिलेगा और आपको उसको क्या करना है? यूज करना है। तो अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए हैं चीजों को, तो आप खुद से नेट की सहायता से बूटस्ट्रैप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आसानी से, टाइम कंज्यूमिंग, उतना कोड नहीं करना पड़ेगा, आपको आसानी से वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML की आनी चाहिए, वही प्रोवाइड करता है। और उससे रिस्पॉन्सिव भी बनता है वेब पेज। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या होता है? नहीं, अट्रैक्टिव नहीं। व्हाट इज डू यू मीन भाई? जो भी यूजर डालता है वो रिस्पॉन्स भी करता है उसका। नहीं, ये भी नहीं हो गया। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का मतलब क्या होता है कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट किए, अब उसको किसी भी तरह के विंडो साइज पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देख रहे हैं,
तो उसके अनुसार बिहेव कर रहा है। आप ये ध्यान अभी नहीं देते होंगे। आप वेबसाइट अपने सिस्टम पर बनाए हैं ना, आपको पर देखेंगे कि आप अपने हिसाब से ले लिए, आप पूरा लिए यहां से यहां तक एरिया। अब इसको हमको बताना, ये हमने एक ले लिया बड़ा सा डिवीजन, डिव टैग, ये आपको कंटेनर है। क्या है कंटेनर है? इसमें हम सबसे पहले ऊपर लेने की ये मेरा हेडिंग हो गया, यानी कि यहां पर मेरा एक लोगो रहेगा, यहां पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम रहेगा। दूसरा मैंने मेन्यू ले लिया, ठीक है। तीसरा मैंने इमेज स्क्रॉल के लिए ले लिया, ठीक है। अब आप इसकी विड्थ जो है, हाइट विड्थ अपने सिस्टम के अनुसार देख कर ले रहे हो। इतना है, ठीक है, सफिशियंट है। 100 पिक्सल हमने हाइट ले लिया, विड्थ ले लिया। अब आपको अगर दूसरे सिस्टम में उसको रन कराइएगा, अपना वेबसाइट को पेन ड्राइव में जाके, तो सारा इधर का उधर दिखने लगेगा। यानी कि आपके सिस्टम जैसा उसमें पिक्सल नहीं है सारा चीज। हो सकता है उसका 14 इंच का सिस्टम हो सकता है वो टैबलेट पर खोल दिया हो सकता है वो फैबलेट पर खोल दिया हो। तो यानी कि एज पर डिवाइस आपका वेबसाइट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। आप देखिएगा, आप अपना बनाइएगा दूसरे सिस्टम पर आके लैब वाले सिस्टम पर खोलिए, इधर उधर हो जाता है। सारा इधर उधर हो जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है आपको। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप अगर पढ़ेंगे खुद से बूटस्ट्रैप, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप, और बड़ा आसान चीज है। आपको HTML CSS आया है तो आना चाहिए उसके लिए, और आता ही है, आपको पढ़े हुए ही हैं, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो उसके थ्रू आप बना सकते हैं, अच्छा वेबसाइट बन जाता है बूटस्ट्रैप का यूज करके, ठीक है। उसका आपका वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट को यूज कीजिए और आप वहां से सारा उसका कोडिंग मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, आप एक एक चीज को सीख सकते हैं। खैर वो अलग चीज है, चलिए आप कर लेंगे, वो अलग चीज है, उसमें हम लोग नहीं अंतर जाते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हम लोग यूज करेंगे PHP, और क्या यूज करते हैं, ASP.NET या Node.js का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना है ASP.NET, ठीक है। अब है कि ASP.NET को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको क्या चाहिए, आपके सिस्टम में सर्वर चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास सर्वर नहीं है तब तक उसका कोडिंग आपको एग्जीक्यूट सिस्टम पर नहीं करेगा, यानी आपको अपने सिस्टम को एज ए सर्वर बनाना होगा। जैसे आप PHP को, आप PHP शायद आप पढ़ रहे हैं, तो PHP को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कौन सा सर्वर इंस्टॉल करते हैं? सर अभी नहीं पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, जैम, क्या यूज करते हैं, जैम। कोई बोला था ना जैम, है ना? यस सर। सर अभी स्टार्टेड नहीं हुआ है। अच्छा, ओके, स्टार्ट नहीं हुआ है, चलिए कोई कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जैम यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम में अगर करना होगा तो हम लोग सर्वर बनाना होगा ना, हमारा सिस्टम तो क्लाइंट है, तो क्लाइंट पर तो PHP का कोडिंग रन नहीं करेगा। उसके लिए आपको सर्वर बनाने के लिए आपको जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है ASP.NET, इसके लिए आपको ये होना चाहिए आपके सिस्टम में सर्वर के लिए .NET फ्रेमवर्क। आपने नाम सुना है इसका? यस सर, नाम सुना है। .NET फ्रेमवर्क नो सर, नो। आपने इंस्टॉल किया है इसको? यस सर। जंप किया था सर, उसको मैं डिलीट कर दिया फिर, बहुत जैम ज्यादा। जैम किया था? यस सर। हाँ, तो जैम किया था तो जैम PHP करोगे तो प्रैक्टिकली करोगे तो जैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा। .NET फ्रेमवर्क आपके सिस्टम में पहले से ही रहता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत अलग से नहीं है। जिसके सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और मेरे ख्याल से सारे के सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वहां पर अपने आप आपको .NET फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। शायद मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख लेंगे, ऑलरेडी वो इनबिल्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अलग से आपको डालने की जरूरत नहीं है।
ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, ये नहीं, ये तो अलग से हम विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किए हैं, ये एसपी डाउनलोड अलग से किए हैं, एसपी डॉट नेट। ये है आपको, कहाँ गया डॉट नेट, ये सब में होगा। यानी कि आपको सर्वर बनाने के लिए अलग से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सबके सिस्टम में रहेगा। ठीक है। हाँ, एएसपी के पहले आता था, एएसपी डॉट नेट के पहले आता था एएसपी, इसको कहते हैं एक्टिव सर्वर पेज। तो डॉट नेट के पहले आता था क्या, एएसपी, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिक एएसपी, है ना। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है क्या, एएसपी डॉट नेट। जब एएसपी आता था तो आपको क्या था कि उसके लिए हम लोग आईआईएस सर्वर का यूज करते थे, यानी इसको आपको इनेबल्ड करना होता था। ठीक है। लेकिन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब ये क्या है डॉट नेट फ्रेमवर्क, क्या काम होता है इसको, तो बता सकते कि क्या काम होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्या करता है कि आप लोग डेवलपर लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादातर वेबसाइट, ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में ज्यादातर आपको क्या रहता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लोग वेबसाइट देते हैं किसी को, वेबसाइट देते हैं या सॉफ्टवेयर अगर बना के देते हैं किसी को, तो ऑब्वियसली वो भी चलाता है विंडो पर ही। आप किसी दुकानदार को दे रहे हो, उसके पास भी विंडो होगा, ऐसा नहीं कि दुकानदार जाके लिनक्स पर काम कर रहा है, ये पर काम कर रहा है, सारे के सिस्टम में विंडो होगा। तो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप उसके लिए VB डॉट नेट का यूज कर रहे हो, उसके लिए आप C# डॉट नेट का यूज कर रहा है, कोई आपका J# का यूज कर रहा है, अलग अलग यूज कर रहा है। तो बहुत सारे वेबसाइट्स में कॉमन कोडिंग होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कॉमन कोडिंग होता है कि नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ, एक चीज तो करना होगा कि आपके सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है, आपका सॉफ्टवेयर है ना, उसका डेस्कटॉप है, उसमें आपको रिसाइज होना होगा, क्रॉस का एक होगा, क्लॉज, ये देखिए ये मेरा एक सॉफ्टवेयर बाय द वे ये खुला हुआ है, रिसाइज का एक बटन होगा, ठीक है, मिनिमाइज का होगा, रीस्टोर का होगा, क्रॉस का होगा, ये सब होगा। तो ये सब कोडिंग आपको सारे सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, जो भी आप डेवलप करेंगे ये सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या लाया कि ये सब कोडिंग, जो कॉमन कोडिंग है सॉफ्टवेयर बनाते समय जो डेवलपर को करना पड़ता है, वो कॉमन कोडिंग आपको अवेलेबल कर देगा। यानी कि ये सब की टेंशन नहीं है, आपको वही कोडिंग करना है जो आपको अपना इंडिविजुअल है, जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में डालना है। बाकी जो सारे में कॉमन होता है वो अलग से कोडिंग करनी है, फैसिलिटी देता है आपको कि आपको अगर ये वाला का कोडिंग करना है, रिसाइज कैसे होगा, किसी यूजर को क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज कैसे होगा, इसको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सारा फंक्शनैलिटीज देता है, जो कि सारे सॉफ्टवेयर में ये चीज चाहिए। तो जो कॉमन कोडिंग है उसके लिए ये सारा फंक्शनैलिटीज आपको देता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, 2002 में आया। क्लियर है। अब ये डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोग कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करता है ये समझना होगा। तो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के। तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा उसी को सपोर्ट करेगा ना, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जानता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, उसको हम लोग इस पे बना सकते हैं। तो अब बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो बताइए। VB डॉट नेट थर्ड ईयर में है, आपको VB है, डॉट नेट नहीं है, पुराना वाला VB है। VB डॉट नेट, ASP डॉट नेट, C# डॉट नेट, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट का है। VB डॉट नेट से भी अच्छा एप्लीकेशन बनता है, जैसे आपने जावा सुने, जावा के थ्रू भी बनता है, ठीक है।
लेकिन जावा के थ्रू भी बना सकते हैं, VB.NET के थ्रू बना सकते हैं। VB.NET के थ्रू बनाना थोड़ा आसान होता है, कोडिंग को कम करना पड़ता है। तो VB.NET, ASP.NET, C#.NET, J#.NET, ठीक है ना, ये सब को इसमें प्रोवाइड करता है .NET फ्रेमवर्क। यानी कि कोई VB.NET पर प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो वो .NET फ्रेमवर्क पर जाके और कोडिंग कर सकता है। अब है कि हमारे पास कोडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, IDE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, IDE होना चाहिए। IDE समझ रहे हैं आईडी यस सर, क्या होता है? जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कोड लिखते हैं सर। यस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग कोडिंग को लिखते हैं, राइट करते हैं, एडिट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो वो कहलाता है आपको IDE कहलाता है। तो .NET फ्रेमवर्क के लिए अपना IDE है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। ये IDE, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का है, अपना नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क के लिए, .NET फ्रेमवर्क तो है, सपोर्ट कर रहा है, आपके सिस्टम में है, लेकिन उसके लिए IDE होना चाहिए जहां पर आप इन सब का कोड को क्या कर सके, लिख सके। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। क्लियर है? तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कभी सुना है आपने विजुअल स्टूडियो का? सर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड है सर। सर एक विंडोज का होता है हाँ, और अरे एक और आता है जो किसका, डाउनलोड करके रखता हूँ। किसको होता है विंडोज के अलावा, और किसका होता है? सर एक ऐसे होता है जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है ऐसे कोड। क्या होता है यार, कोई कंपनी का प्रोडक्ट ही होगा ना, किस कंपनी का प्रोडक्ट है? VS कोड। देखिए सबसे पहले आप समझिए, विजुअल स्टूडियो और VS कोड दो अलग चीज है, यही मैं आगे आके समझाना चाहता था। विजुअल स्टूडियो और VS कोड ऑब्वियसली दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ऐसे ही नहीं आता है, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट का है। विजुअल स्टूडियो अलग है, VS कोड अलग है। VS एक लाइट वेट IDE है। लाइट वेट IDE मतलब बहुत बड़ा, उसका बहुत ज्यादा उसमें फैसिलिटीज नहीं दिया हुआ है, और वो हर एक लैंग्वेज के लिए यूज होता है। आप चाहे वेबसाइट से रिलेटेड आप PHP आपको यूज करना है, या फिर आपको जावास्क्रिप्ट का है, या HTML का है, या फिर आपको पाइथन का है, C++ का है, किसी का भी एक तरह से वो कॉमन क्या देता है आपको, लैंग्वेजेस के लिए प्लेटफॉर्म देता है, एक एडिटर है जो आपको उपलब्ध है मार्केट में। विजुअल स्टूडियो प्योरली आपको .NET फ्रेमवर्क का है, जहां पर VB.NET है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारा टूल्स इसमें है, ASP.NET, C#.NET, ये सारा .NET, J#.NET, F#.NET है ना, ये सारा इस पे आपको काम करेगा, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, तो ये यूज करेंगे आपको ये ASP.NET के लिए। क्लियर है? विजुअल स्टूडियो, और आपको विजुअल स्टूडियो मैं खोल रहा हूं वेबसाइट, एक बार कहाँ मिलेगा, ये देखो, ये अलग चीज है VS कोड, और ये क्या है, विजुअल स्टूडियो 2012, ठीक है ना, दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक तरह से एडिटर सिंपल एडिटर है, एडिटर कह लो, जिस तरह सबलाइम है, Node++ है, जो वेरियस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म करना है, और ये आपको प्योरली है, आपको बनाया गया है .NET फ्रेमवर्क के लिए, जिसमें पहले से कोडिंग आपको किया गया है। इसमें पहले से कोडिंग नहीं, ऐसे नहीं कि PHP का पहले से कोडिंग है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। HTML का इस पे कर रहे हैं तो पहले से उसका कोडिंग है, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें वो चीज है विजुअल स्टूडियो में। और विजुअल स्टूडियो हैवी वेट सॉफ्टवेयर है, कम से कम 4-5 GB आपका जगह लेगा, ठीक है, 4 से 5 GB लेगा। तो आपको या तो आपके पास क्रैक वर्जन होना चाहिए, नहीं तो नेट से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है वो ट्रायल आपको दे, पूरी तरह काम नहीं करे। तो मैं बता दे रहा हूँ वो कहाँ मिलेगा आपको, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो,
ये देखिए विजुअल स्टूडियो करंट वर्जन है 2022, तुरंत वर्जन आते आता है। अब ये देखिए ये है आपको VS कोड, इसका लोगो भी देखिएगा, सिंपल है आपका। और ये है आपका विजुअल स्टूडियो 2019, ये मैक के लिए है। तो आप चाहें तो इसको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, या ट्रायल में आप 30 दिन के लिए प्रोफेशनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी वर्जन आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर किसी के पास क्रैक वर्जन होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, और क्रैक वर्जन के लिए आप 2012 का यूज कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास 2012 है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि 2012 है कि 22 है। आप 2012 से नीचे नहीं जाइएगा, अगर वो मिल जाएगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है।